नमस्कार दोस्तों, डी कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं एसएसटी का जो पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो मैराथन चल रहा है उसमें जो पीवाईक्यू के जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसके लिए व्याख्या किया गया है और इसमें भी उसी को जारी रखा जाएगा और जिससे कि आपको आसानी से स्कोर करने में मदद मिले। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि the boundary of the discipline that make the social science need to be opened up and polarity of the approaches may be applied to understand a given phenomena. What is this approach called? अगर हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में क्वेश्चन है कि विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहते हैं? इस उपागम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर होना चाहिए अंतर अनुशासन चिंतन। यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग से क्या होता है कि जो सामाजिक विज्ञान में जो सीमाएं हैं उसको समझने में और जो बहुसंख्यक उपागम होते हैं, जो मेजोरिटी में जो अप्रोच होते हैं उसको कैसे समझा जाए, इसमें मदद मिलता है। तो हमारा आंसर होगा 2। क्या होगा? अंतर अनुशासनिक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसके लिए बुनियादी तर्क जरूरी है। तो इसके लिए कौन सा बुनियादी तर्क पैदा होता है? इसके लिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना, या स्थानीय अनुभव का समावेश, उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना, या अधिक निर्देशात्मक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। तो देखिए, जब सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम हम निर्माण करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय अनुभवों का समावेश करते हैं। क्या करते हैं? स्थानीय अनुभवों का समावेश करते हैं, ताकि उससे जो पढ़ने वाले लोग हों उनको उस लोकल फोक और जो भी स्टडी है उसके बारे में अनुभव हो सके और वो अपने विचार को व्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निष्पक्ष मुकदमा एवं महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो तो इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों की एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? यानी कि यहाँ एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो कॉमन सेंस जो शिक्षण शास्त्रीय है उसको किस तरह व्यक्त करने में आपको बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक कार्टून, या सर्वे के आंकड़े, या केस अध्ययन। तो जब तक आप केस स्टडी नहीं करेंगे तो आप किसी भी संसाधन के जो शिक्षण शास्त्रीय संसाधन है उसको कैसे रीड कर पाएंगे और कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा केस अध्ययन करना, केस का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपने कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? यानी सार्थक अधिगम का मतलब क्या होगा? जो सही चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को वे कार्य देना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो, या विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना चाहिए, या विद्यार्थियों को आसान कार्य देना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को वे कार्य देना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो। जब चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे तो उसको अनुभव करेंगे और उससे हैंडल करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे या मार्ग निकालेंगे। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 1। अब है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और उसका कारण दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत पहले भी किए हैं। तो कथन 1 है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने के लिए सहायक होता है। क्या यह सही है, गलत है?
कारण है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो दोनों कथन को आपको रीड करना है और बताना है कि सही है कि गलत है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन से जो समकालीन समाज होता है उसको समझने में मदद मिलता है, ये तो कथन सही है। दूसरा कथन है, इसमें क्योंकि लगा के देखिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षा छात्रों को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण यानी कि जो राइट विजन होता है उसको प्रदान करता है। ये भी क्या है, सही है। तो जो कथन है उसका कारण भी उसकी व्याख्या करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है टीचिंग सोशल साइंस इज ए कोचिंग फॉर मेमोराइजेशन, पर्सनल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी या प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है, जो पढ़ाई हो, क्या है, याद रखने की कोचिंग है या व्यक्तिगत गतिविधि है या पेशेवर गतिविधि है या तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया है। तो ये एक तरह की पेशेवर गतिविधि है। कैसी गतिविधि है, पेशेवर गतिविधि। इसमें जो प्रोफेशनल स्टडी होता है वही कराया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेशेवर गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए हम पृथ्वी के विभिन्न भागों को पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा सामग्री यूज करेंगे, ग्लोब, नक्शा, एटलस। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा, क्या होगा, नक्शा और एटलस। आप ग्लोब से तो आप स्टडी तो नहीं कर सकते हैं, ग्लोब से आप बस एक मैप निकाल सकते हैं, लेकिन नक्शा से भी वो मैप देख सकते हैं। तो नक्शा और एटलस का यूज करके यानी कि आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। तो नक्शा और एटलस का यूज करके हम किसी भी पृथ्वी के भाग को आसानी से पढ़ सकते हैं। 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। यानी कि बच्चों के लिए एसएसटी बहुत बोरिंग लगता है, तो उसको एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आप इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग pedagogical technique should be used by teacher for making the social science enjoyable for student। तो सोशल साइंस को इंजॉयबल यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विद्यार्थी के साथ टीचर को क्या करना चाहिए, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए, ये तो सही है, ए भी सही है। संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। रात्रि और आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या ये सही है बताइए। तो ये भी क्या है, सही है। सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिक डाटा साझा करना चाहिए, ये तो कहीं से सही नहीं लग रहा है कि बृहद डाटा साझा करना चाहिए। डाटा के कारण ही तो बच्चे सब बोर होते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, ए, बी, सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है कि सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। क्या ये कथन सही है, गलत है। सोचना, भाषा या मौखिक सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। क्या ये सही है कि गलत है, इसको भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा बताइए। सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है, ये कथन क्या है, गलत है। और कथन 2 क्या है, सोचना, भाषा या कार्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, ये तो सही है। तो हमारा कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था बहुत महत्व हासिल कर लिया है। कथन एक सही है, गलत है? अब देखिए, ये केंद्रीकरण का बात कर रहा है, अधिकारों का केंद्रीकरण, जबकि पंचायती राज व्यवस्था अधिकारों का विकेंद्रीकरण है। क्या है? अधिकारों का विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द राइट। तो कथन एक तो गलत है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता को स्तर को ऊंचा उठाना, ये क्या है? सही है। तो हमारा कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पल्लव कालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों का देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियां से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जानी चाहिए? यानी कि पल्लव कालीन सभ्यता, जब पल्लव काल था, जो दक्षिण भारत में जब पल्लव काल पढ़ेंगे तो उसमें जो उप समितियां थी, उनको अगर हम बच्चों के साथ उससे रूबरू कराना चाहे तो क्या करना चाहिए हमको? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन करना चाहिए, ये तो सही है। कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण देना चाहिए, ये भी सही है। पल्लव कालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना चाहिए, ये तो गलत है। वास्तविक यात्रा कैसे करा सकते हैं? क्योंकि वो तो इतिहास, और इतिहास में जो अभी भी उसको स्टडी किया जा रहा है वो एक तरह से रियलिस्टिक रूप में अभी अवेलेबल नहीं है। तो श्राव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लव कालीन सभाओं की यात्रा करवाना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। इस तरह अगर आपको इस तरह क्वेश्चन का व्याख्या मिलेगा तो आप एक अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि यह निश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि यह निश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हो। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगवादितावाद से डैश डैश की ओर अंतरण हो। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है, इसको इस तरह से बच्चों के अंदर डाला जाना चाहिए जो उपयोगितावादिता से कन्वर्ट होकर किधर जाओ, अस्तित्ववाद या परार्थवाद या परिणामवाद या समतावाद। बताइए आंसर क्या होगा? तो ये होना चाहिए समतावाद। समतावाद का मतलब कि एक तरह से इक्वलिटी का बात हो, इक्वलिटी यानी कि समानता का बात हो, तो बराबरी और समानता का बात की तरफ ये जाना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 का 4। क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए, सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना होती है। क्या यह कथन एक सही है, गलत है? ये तो कथन सही लग रहा है। कारण पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 42 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल वर्ष पहले से हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य करने को देंगे? यानी कि मान लीजिए आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास में आप लौह युग पढ़ा रहे हैं कि 3000 साल पहले लोहा का प्रयोग हुआ, तो इस तरह की घटनाओं को उसको दिमाग में विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए टीचर को? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है,
क्वेश्चन 144 का आंसर क्या होगा बताइए। गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपन इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। बताइए, आप दिमाग में उस बच्चे को दिमाग में डालना चाहते हैं तो क्या आप बुक की समीक्षा करके उसके दिमाग में डाल सकते हैं? बताइए। तो ये आप तो पढ़ा ही रहे हैं, तो इससे उसके दिमाग में कैसे डाल सकते हैं? अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना, क्या ये सही है गलत है? और शिक्षक या शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना है। और उसका डी ऑप्शन है कि शिक्षक या शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापसार स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर पहला तो हमको सही नहीं लग रहा, तो आंसर इसका होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4। यानी कि अपने आसपास के लौह चीजों को देखना और उसके बाद से लोहा बनाने की प्रक्रिया को समझाना और फिर ये करना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है कि वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों की आकलन कैसे करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, ये भी सही है। और विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, हाँ ये भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रस्तुतिकरण से पहले आप प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो ये गलत है कथन। तो ए बी सी हमारा आंसर हो जाएगा। 45 का आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि जो आकलन किया जा रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ध्यान देना है कि इसमें सत्य नहीं पूछा। यह प्रकृति से नैदानिक है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है। क्या ये सही है गलत है? ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है। विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। ये शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिष्ठि द्वारा अपने शिक्षण कार्य नीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। तो 46 का आंसर क्या होगा बताइए। 46 का आंसर हो जाएगा, ऐसे परीक्षणों की मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम का अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। ये कथन क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 46 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन 47 है कि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसके संदर्भ में क्या सही है? यह विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है। क्या बताइए सही है गलत है? यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। यह क्या है? आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। तो 47 का आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। 48 आगे देखते हैं कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और कथन 2 है कि विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। दोनों कथन को आपको बताना है कि सही है कि गलत है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है लेकिन विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, ये कथन गलत है। हो सकता है। तो हमारा कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो 48 का आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में अभी कथन और कारण दिया है। परीक्षण एक नैदानिक कार्य है। परीक्षण यानी कि टेस्टिंग एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करता है। क्या कथन सही है कि गलत है? और कारण पूछ रहा है कि परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता या विश्लेषण करता है और उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण
करता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपको बताना है। ए गलत है परंतु आर सही है। होगा कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट उसकी विशेषता को, उसके गुणवत्ता को, उसकी क्षमता को बताता है, इसीलिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के लिए परीक्षण का एकमात्र तरीका है। विद्यालय में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं का मूल्य किया जाता है। क्या कथन सही है कि गलत है, बताना है आपको। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। तो विद्यालय में शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों की परीक्षण का एकमात्र तरीका जो लिखा है ना, यही गलत है। एकमात्र तरीका नहीं है, और भी बहुत सारा तरीका है जिससे परीक्षण लिया जा सकता है। तो कथन 1 गलत है। जब कथन 1 गलत होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कथन 2 हमारा सही है। तो आंसर हो गया क्या? 50 का हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। 51 है कि वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती है तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में वे सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, वो क्या कहलाता है? जहां दस्तावेज और पांडुलिपि रखा जाता है उसको अभिलेखागार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्किव। आर्किव यानी कि अभिलेखागार। तो हमारा 51 का आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। और पुस्तकालय सचिवालय संसद आप तो जानते ही हैं। तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में गलत क्या है? तो गलत पूछा, 3 मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र होते थे। क्या यह सही है कि गलत है? क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि इसमें रॉन्ग पूछा है। तो संगम कविताएं मूवेंदर की उल्लेख करती हैं। संगम कविताएं किसके उल्लेख करती हैं? ये तो कथन सही लग रहा है। संगम कविताएं मूवेंदर की उल्लेख करती हैं। मूवेंदर तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि 3 मुखिया और यह सब शासन करने वाले 3 पारंपरिक प्रयुक्त होता है। ये भी कथन सही है। शासन करने वाले 3 परिवार थे, चोल, चेर और पांडे। इन्हीं के बारे में ये कविता लिखा जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा गलत क्या है कि 3 मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र ना होके 1 केंद्र थे, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो गलत क्या है? 1। तो 52 का आंसर हो जाएगा 1। 53 का आंसर क्या होगा बताइए? राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कि राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। और उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ये तो अभिकथन दिया है। क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा कितना अच्छा पैटर्न बनाया है। एक तो अभिकथन दिया और आपसे उसका कारण पूछ रहा है, तो आपको उसका कारण बताना है कि राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे। ये क्या कारण है? नहीं है। तो कारण क्या होगा बताइए? हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका, राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है,
पर इतिहास का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारणों का चयन कीजिए। मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था के समाज के लिए केंद्र थे, ये सही है। ये कथन क्या है, सही हो सकता है, क्योंकि मंदिर आर्थिक केंद्र थे उस समय। रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया था, क्या ये कथन सही है? ये भी कथन क्या है, सही है कि रामदासपुर जो बना था वो हरमंदर साहिब के बगल में आसपास बना था। और सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार कर सभी मानव के लिए करुणा पर बल दिया। जो सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे वो करुणा पर बल दिए थे, ये भी कथन सही है। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है, ये कथन क्या है, गलत है। तो हमारा कारण क्या हो जाएगा, ए बी और सी, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 53 का 2। क्या हो जाएगा, 53 का 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 54 है कि 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलहन ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वो शासकों और उनकी कार्य नीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोतों में क्या शामिल था, बताइए। प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद, ब्यूरो, दस्तावेज और शिलालेख। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 कितना है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। प्रारंभिक, देखिए अब ये कलहन के बारे में पूछा, और कलहन की पुस्तक कौन है, राजतरंगिणी। क्या है, कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का जो ब्यूरर है उसमें क्या क्या स्रोत शामिल किए गए हैं, तो उसमें प्रारंभिक इतिहास जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो शामिल किया गया है। चश्मदीद ब्यूरर भी शामिल किए गए हैं और दस्तावेज और शिलालेख भी शामिल किए गए हैं। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। तो 54 का आंसर हो जाएगा 1। 55 क्या कहता है कि मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। क्या ये कथन सही है कि गलत है, तो ये कथन सही है। शक्तिशाली योद्धा परिवार इकट्ठा किए थे। शक्तिशाली योद्धा परिवार को देशमुख कहा जाता था, ये भी कथन सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना का रीढ़ थे, ये भी कथन सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। ये आपको याद रखना है कि ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप इसमें से चारों ऑप्शन सही है। हमारा क्या है, चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। 56 कहता है कि ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए दावे का साक्ष्य का चयन करना है। तो दावे के साक्ष्य का चयन करना है कि अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्नि शास्त्रों का प्रयोग किया, सही है। क्या है, सही है। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपे बनाई, ये भी कथन सही है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, ये भी सही है। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, ये क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56 का 2। क्या हो जाएगा, 2, ए बी और सी। 57 है कि कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की बाध्यता का उल्लेख कीजिए। जो कृषक क्रांति हुआ था उसमें क्या बाध्यता थी, अभिकथन और कारण और परिणाम तीनों दिया गया है। वे जो उत्पीड़ित किए जाते थे हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते थे। कारण है कि 1859 में नील के किसानों के महसूस किया कि उन्होंने रोपने वाले के विरुद्ध स्थानीय जमींदार का समर्थन प्राप्त है। और परिणाम है कि महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई। अब आपको बताना है कि केवल अभिकथन और परिणाम वैध है, कि अभिकथन, कारण, परिणाम सभी वैध हैं, या केवल अभिकथन और कारण वैध है, या केवल कारण और परिणाम वैध है। तो इसमें जो होगा ये हमको तो लग रहा है कि अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और परिणाम भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 57 का 2।
ये तीनों कथन, कारण और परिणाम क्या है, सही है। ये आप एक तरह से फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन जब आए तो इस तरह का अगर फैक्ट आए तो आप आसानी से उसको कर लें। क्वेश्चन नंबर 58 है कि 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू किया। कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू किया। अब इसको आपको देखिए क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को बीत दिया जा सके और कंपनी दीवान बन गई। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो ये होगा कि कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा। सबसे पहला क्रम क्या है कि बी आएगा। फिर आएगा कि कंपनी दीवान बन गई, और फिर आएगा कि बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को बीत दिया जा सके। यानी कि बी, डी, सी और ए। तो आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। आंसर हो जाएगा 2। 58 का आंसर हो जाएगा 2। 59 हो गया। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम था। अब 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, पढ़े होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड आयोग था ये। तो उसका परिणाम, प्रत्यक्ष परिणाम पूछा है, यानी कि डायरेक्ट उसका रिजल्ट क्या आया। प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना हुई, बताना है आपको। उसके बाद से शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ। शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल का अधीन तो पहले से ही था। और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए, ये कथन क्या है, सही है। और भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हो, ये वुड डिस्पैच से नहीं हुई, तो ये कथन सही है। प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना हुई और शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर। तो ए और सी क्या है, ए और सी उपयुक्त में से दो कथन क्या है, सही है, ए और सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 59 का 3। क्या हो जाएगा, 59 का 3। 60 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। ये किसका तर्क है, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, ये किसका तर्क है। तो ये तर्क है ज्योतिराव फुले का। और ज्योतिराव फुले आप जानते हैं कि एक समाज सुधारक व्यक्ति थे और जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। क्या है, गुलामगिरी, तो आप याद रखिएगा। 61 है कि गैर ब्राह्मण ने नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थे, देशज नस्ल थी। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, आंसर कितना होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा, क्या क्या सही है कि आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया, ये तो कथन सही है, जिनको शिक्षा प्राप्त था। इस आंदोलन के द्वारा तर्क देगा कि आर्य देशज नस्ल थे, ये तो गलत है। इस आंदोलन के द्वारा ये तर्क दिया गया कि आर्य देशज नहीं विदेशज नस्ल थे, यानी कि मध्य एशिया से आए हुए थे। और आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे, ये भी कथन सही है। तो हमारा ए और सी वैध है, तो आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। 62 कहता है कि किसी भी समाज में सामाजिक सुरक्षा विस्बंधन के भाव का परिणाम होती है, और इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था,
सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्ता को मान्यता देने वाला, या वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, या सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। ये तो कथन गलत है। सी क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और बी। सरकार को ईश्वर के बराबर कभी भी मान्यता इस आंदोलन के द्वारा नहीं दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ए सही है, बी सही है, लेकिन सी गलत है। 63 है कि 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की और इस आंदोलन या संस्थान का पहचान कीजिए। 1864 में मद्रास में कौन सी संस्थान की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। तो ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये तो मद्रास में नहीं हुई थी, ये तो बाहर हुई थी। आत्मसम्मान आंदोलन, ये तो सेल्फ रेस्पेक्ट 1920 के 21 के आसपास का बात है। और वेदांत समाज तो ये था नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेद समाज। क्या हो जाएगा? वेद समाज। क्या हो जाएगा? वेद समाज। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की गठन के मांग में तीव्रता क्यों आई? तीव्रता क्यों आई? इसका कारण यहाँ ढूंढ के बताना है और बताना है कि क्या क्या विकल्प सही है जिसके कारण उस समय भाषा के आधार पर राज्यों की मांग का, राज्यों की गठन की तीव्रता आई। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। ये कथन सही है, क्योंकि 1920 के दशक में ही कांग्रेस भाषा के आधार पे समितियों का गठन की, जिससे कि कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्राप्त अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। ये भी सही है, क्योंकि नेहरू और पटेल खुद चाहते थे कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन न हो। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे और सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषियों की ओर से आया। ये भी सही है। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर ऑल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल, यानी कि सभी कथन सही है। तो ए बी सी डी ऑल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे कि चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये 27 दिन। इसीलिए 27 दिन के चंद्रमा का जो मंथ होता है वो 27 दिन का होता है, और जो सूर्य का मंथ होता है वो 30 दिन 31 दिन का होता है, लेकिन चंद्रमा का 27 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान कीजिए। कर्क रेखा दिया, मकर रेखा दिया। तो कर्क रेखा क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिण। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1 कहाँ है? ए का 3 इसमें है और बी का 4 है इसमें। तो ए का 3 और बी का 1 कहाँ है? ए का 3 नहीं, ए का 2, ए का 2 इसमें है और ए का 2 इसमें है, और बी का 1, तो बी का 1 इसमें है। तो आंसर हो जाएगा 4। 66 का हो जाएगा 4। 67 है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? पृथ्वी के आकार को भू आभ कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भू आभ कहा जाता है। सही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये भी सही है।
आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, ये भी सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण, रिवोल्यूशन। घूर्णन अपने अक्ष पे जब पृथ्वी घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। तो ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है 68 है कि दोनों कथन को पढ़िए और सही और गलत पे विचार कीजिए। कथन एक है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, किसी भी स्थान में जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजे होते हैं। ये कथन सही है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। तो आपको बताना है कि दोनों सही है कि गलत है। तो पहला कथन तो सही है, और वो उसका स्थानीय समय होता है, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 68 का 2, यानी कि दोनों कथन सही है। 69 है कि परितंत्र का निर्माण कैसे होता है, इकोसिस्टम का निर्माण कब होगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जयमंडल, सभी पेड़ पौधे। देखिए, जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो इकोसिस्टम कभी भी लिविंग थिंग्स और उनके आवरण के बीच में जो संबंध बनता है उससे डेवलप होता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। 70, क्वेश्चन नंबर 70 है कि कथन एक, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। सही है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो देखिए, ए और बी, ए कथन सही है और सही संतुलन होना चाहिए, उसका कारण भी है, उसका कारण है, तो इसीलिए ए और बी दोनों सही और इसका व्याख्या भी करता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा हमारा 70 का आंसर। देखिए, व्याख्या हमको नहीं लगता करता, उल्टा कर दिया है। प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है क्योंकि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता हुआ तथा अपनी आवश्यक के अनुसार परिवर्तन करता है। अगर ये कथन ए रहता और ये बी रहता तो वो ऐसे लिखा रहता कि बी कथन सही है और उसका कारण ए है, तब जाके आंसर व्याख्या करता है। लेकिन ए और बी दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ये उल्टा कर दिया है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 70 का 3। क्या हो जाएगा? 3। 71 है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। यानी कि लद्दाख में सिर्फ यही पर्यटन क्यों है? जो लिखा है, गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर, ये तो सही है। उत्सवों तथा अनुष्ठानों का देखना, ये भी सही है। यह सपाट मैदानी क्षेत्र है, ये गलत है। तो डी तो गलत है, तो डी 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 जिसमें है वो सब गलत है। तो आंसर हो जाएगा 71 का 1। 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। यानी कि एयर में सबसे ज्यादा गैस कौन होती है बताइए। जो दूसरी गैस है, पहली गैस तो नाइट्रोजन है, लेकिन दूसरी गैस क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। तो 72 का आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखिए 73। 4 कथन दिए गए हैं। ऊंच दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये तो कथन गलत है। वायु का प्रेशर जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि जितना ही ताप बढ़ता है वायु का प्रेशर कम होते जाता है। तो बी गलत है। तो बी जहां जहां गलत है वो गलत मार देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सी डी, यानी कि ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। 74 देखते हैं। ए और बी को ध्यान दीजिए। अंतर्देशीय जल मार्गों के समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा, ये सही है। अंतर्देशीय यानी कि देश के अंदर, इनलैंड वाटर सिस्टम। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है, ये भी कथन क्या है? सही है।
दोनों कथन सही है, तो हमारा 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। 75 है कि मेनी स्पेसीज, यानी कि पौधों, देखिए 75 का आंसर क्या होगा? पौधों एवं जंतुओं के बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं, तो निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। यानी कि जो इंडेंजर और जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज हो रही हैं, उनको खत्म हो जाने के कारण क्या है, क्या रीजन है कि वो एक्सटेंस हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं? तो 75 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? वनारोपण। जब वन का रोपण करेंगे तो ये खत्म कैसे होंगे? तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। भूस्खलन ये सही है, निर्माण कार्य ये भी सही है, जीव जंतु का अधिकार, अनधिकार शिकार, यानी कि अधिक ज्यादा शिकार करना। तो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। क्या हो जाएगा? बी और सी और डी, ये तीन कारण है जिसके कारण जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। 76 का रहा है कि ए तथा बी पे ध्यान दीजिए। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। संभाव्य यानी कि इंग्लिश में क्या लिखा है? पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, सही है। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 76 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 76 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। पोटेंशियल यानी कि जो अभी हम लोग उपयोग में नहीं ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए थोरियम। थोरियम का बहुत सारा भंडार इंडिया में पाया जाता है, लेकिन उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह से पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 कहता है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान कीजिए। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, ठीक है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सही है। विटीकल्चर हॉर्टिकल्चर। 77 का आंसर हो जाएगा बताइए? ए का तो 4 हो जाएगा, ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन देख लेते हैं, बी का हो जाएगा 3 पीसी कल्चर मछली पालन, और सी का हो जाएगा 2 यानी कि विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फलों का उगाना, यानी कि जो सब्जी हो गया, बागवानी हो गया, इस तरह के खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो आप आंसर देख लेंगे, 77 का आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। न्याय नहीं है, समानता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? यानी कि हमारा जो प्रियम्बल में है उसमें क्या नहीं है? न्याय है, समानता है, स्वाधीनता है, लेकिन फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा गया है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 4। 78 का हो जाएगा 4। 79 कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं हुए जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, क्या कहलाती है? अन्यथा, विविधता, असमानता, विभेदन, यानी कि अवसर और समानता की कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि
असमानता, इन इक्वालिटी। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार का विशेषताएं नहीं है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो होगी उसका विशेषता क्या नहीं होगा, निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, ये तो सही है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति होगा, निरपेक्ष शक्ति ना होगा, एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा, क्या होगा, सापेक्ष शक्ति होगा, रिलेटिव पावर। तो बी क्या हो जाएगा, गलत हो गया, तो बी गलत, ये गलत, ए सही है, तो ये हो जाएगा अपने लोगों से अपने कार्यों की समझना और बचाव करना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या पूछा, हाँ, क्या विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, ये गलत है, तो ये विशेषता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी, क्या हो जाएगा, केवल बी, केवल बी। ए और सी तो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी, क्या हो जाएगा, केवल बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यानी कि नगरपालिका क्या नहीं करती है, पार्कों का विकास करती है, शिक्षा का विकास करती है, कानून का निर्माण नगरपालिका नहीं करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3। 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में सबसे पहले आ जाएगा, क्या आएगा बताइए, उत्पादक, फिर थोक विक्रेता, फिर परचूनिया, फिर उपभोक्ता। तो ये आंसर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। 83 क्या कह रहा है कि खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेतिहर मजदूरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का घटा सकता है, ये सही है, क्योंकि ग्रामीण लोग रोजगार लेने के लिए शहर क्षेत्र में आते हैं। बी है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता, ये भी कारण क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 83 का 1। ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं करता। ग्रामीण कार्यक्रम चलाया जाता है गारंटी रोजगार का, वो कथन सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए आंसर 83 का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा 1। 84 बताना आपको, एक तरफ पंचायती राज संस्थान के बारे में दिया है और एक तरफ उसका कार्य दिया है। तो 84 का आंसर क्या होगा, ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत क्या करती है, और जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्या करती है, बताइए। ग्राम सभा क्या करती है, बीपीएल सूची को अनुमोदित करती है, सही है, ग्राम सभा बीपीएल सूची को अनुमोदित करती है। उसके बाद से है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या करेगी, जल स्रोतों का रख रखाव करना, ये भी सही है। जनपद पंचायत क्या करती है, उसके क्षेत्र अधिकार विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना, ये सही है। और जिला परिषद ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना है, यानी कि ग्राम पंचायतों में जो धन का नियंत्रण हो जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2। 84 का आंसर हो जाएगा 2। 85 क्या कह रहा है कि दोहरे भार का क्या संदर्भ है। डबल वेट का मतलब क्या है, किशोरियों घर का काज करे और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करे, क्या बताइए, सही है गलत है। लड़कों से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है और आदमियों पर उच्च वेतनमान के रोजगार और भावात्मक रूप से कमजोर न होने का दबाव पड़ता है। औरतें घर का काम काज करे और घर के बाहर भी कार्य करे, ये जो काम है ये है जो दोहरे कामकाज को दर्शाता है कि औरतें घर के बाहर भी काम करे और घर के अंदर भी काम करे। 86 का आंसर हो जाएगा। 86 का, अब देखिए, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में
डैश डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या करता है, फंडामेंटल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हमें क्या सुरक्षा प्रदान करता है। तो 86 का हो जाएगा 4। 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करता है। कौन सा कार्य अनुच्छेद 21 की अवमानना करता है। अनुच्छेद 21 बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है। सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी भी सफाई कर्मचारी को न मिलना, निजी विद्यालयों का विद्यार्थी से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे और जो कि पेयजल का एक स्रोत है, और पटरियों पर रेहड़ी वाले को धंधा करने से मना करना। इसमें से आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान देना है कि अनुच्छेद 21 का अवमानना जो करता है उसको बताना है। अनुच्छेद 21 का अवमानना कौन कौन करता है। तो सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की सफाई कर्मचारी को न मिलना ये अनुच्छेद 21 का अवमानना है। और क्या है कि एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे और पेयजल का एक स्रोत है ये भी अवमानना है। तो ए और सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी। निजी विद्यालय और पटरियों पर रेहड़ी लगाना ये दोनों अलग बात है, ये अनुच्छेद 21 का अंतर नहीं आता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी पर गए अपराध में एफआईआर लिखी जाए, पंजीकृत हो तथा पुलिस अपराधी को किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे का अंदर के लिए रोक सकता है, ये कथन सही है। मान लीजिए किसी अपराधी को पुलिस उस अपराधी को पकड़ेगा या उस रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोकेगा, तो कथन ए क्या है, गलत है। कथन ए गलत है। तो ए असत्य है। तो आंसर हो जाएगा 88 का 3। क्या हो जाएगा 88 का 3। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है, ये कथन सही है। लेकिन पहला कथन गलत इसलिए है कि एफआईआर जिसके नाम से होता है उसी को पुलिस 24 घंटा के लिए हिरासत में ले सकती है, उसके रिश्तेदार को नहीं ले सकती। ऐसे तो किसी को भी ले लेगी अगर ऐसा कानून रहेगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय को 1989 में अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत 1989 के तहत किसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त की गई है। तो ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त की गई है 89 का आंसर हो जाएगा ए सी और डी। ए सी और डी। महिलाओं को नहीं, किसको किसको, अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। तो आंसर हो जाएगा 89 का 1। 90 का आंसर क्या होगा, एट्टी नाइन तो हम लोग 89 तो हम लोग छोड़ दिए। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों को हास्यीकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। यानी कि आदिवासियों को हास्यीकरण का प्रत्युत्तर क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाया जाए जिससे कि उनके इतिहास के प्रति लोगों को जागरूकता हो। अब देखते हैं 89 के बाद 9। निम्नलिखित में से किन समुदाय को 1989 में अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक शिक्षा प्रदान की गई। अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपको पता है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1954 में बना पहले ही। तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट ये 1989 का ही पार्ट है। तो उसी को मॉडिफाई करके 1989 में फिर से और मजबूत किया गया। तो SC/ST एक्ट जो है 1989 ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए है, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए नहीं। अल्पसंख्यक का अलग कानून है और महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी और डी। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, और अगले लेक्चर में पार्ट 3 में फिर अगला जो पेपर होगा उसमें जो भी उसका PYQ होगा SST का उसको डिस्कस करेंगे। डी कंसेप्ट ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जय हिंद।